हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर रितिका भारद्वाज। आज के इस सेशन में मेरे पीछे देखकर आप समझ ही गए होंगे, हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत एसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स की, ट्रिक्स की, जो आपको हेल्प करेंगी व्हाइल सॉल्विंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू गेट इन योर नीट एग्जाम। हाल ही में नीट के एग्जाम में आपके लिए ये ट्रिक्स होने वाली हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे ही ट्रिक्स आपको चैनल पर मिलते रहेंगे, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये जो सेशन है बहुत जरूरी सेशन है। बहुत ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगी, क्विकली आपको वो चीजें बताऊंगी जो आपके लिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, राइट? तो हम कुछ ट्रिक्स जरूर बात करने वाले हैं उनके ऊपर, लेकिन आई नेवर से, लेट मी रिमाइंड यू, आई नेवर से दैट if you are not studying, these tricks are going to help you. बिना पढ़े ट्रिक्स हेल्प नहीं करने वाली हैं। पढ़ना तो देखो जरूरी है, लेकिन yes, this will give you the smartest way, the intellectual way to solve your question, जिससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी और सक्सेस स्टोरी की तरफ आप पहुंच जाएंगे। तो आइए देखते हैं नीट के एग्जाम के लिए सबसे एसेंशियल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारी पहली ट्रिक क्या होगी। लेट्स सी द फर्स्ट ट्रिक। Okay, so the first trick says set your time. You need to be specific with your time. आपको अपना टाइम सेग्रीगेट करना होगा। बेसिकली सेट योर टाइम का मतलब है आपका जो टाइम है वहां पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त सपोजिंगली 3 आवर्स का आपका टाइम है, तो आपको उसे सेग्रीगेट करना है, आपको अपने टाइम को डिवाइड करना है पर्टिकुलरली 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट जो होगा अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 मिनट्स का आप दे सकते हैं, जहां पर आप पूरा पेपर देखकर जो आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उन डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कोई साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन जहां पर किसी साइंटिस्ट का नाम पूछा हो, किसी, अगर हम जेनेटिक्स पे चले जाएं तो किसी जेनेटिक्स में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उनका ईयर पूछा हो, या फिर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर पूछा है तो आप उसे वहीं का वहीं आंसर मार्क कर लें। एंड लेट मी रिमाइंड यू, यू आर नॉट गोइंग टू राइट नाउ मार्क द आंसर इन योर ओएमआर शीट। तुरंत ओएमआर शीट में आंसर भरने की जल्दी बिल्कुल नहीं करना है, पहले क्वेश्चन पेपर में टिक कर लेना है जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ द टाइम जब आप देखोगे, पहले आपने पेपर देख लिया, पेपर देख के जो क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, वन गो में आपसे हो रहे हैं, वो आपने सॉल्व कर लिए। सेकंड पार्ट ऑफ द टाइम जो होगा आपका, उसे आपको सॉल्व करना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर आपको याद करना पड़ेगा, जहां पर आपको कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, जहां पर आपको अपना क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव मेथड लगाना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि क्या आंसर निकलेगा। सपोज कोई टेस्ट क्रॉस जैसा क्वेश्चन, कोई पेडिग्री एनालिसिस जैसा क्वेश्चन, ऐसा वाला क्वेश्चन आपको टाइम सेग्रीगेट करना पड़ेगा इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। या फिर फिजिक्स में है तो कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जहां पर आपको आंसर निकालना हो और आप श्योर हैं कि इस फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा, वो वाले क्वेश्चन। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस को आखिरी के लिए छोड़ दीजिए। ऐसा माना जाता है, ऐसा हर एग्जाम को जब आप देने जाओगे और पेपर को उठा के देखोगे तो यूजुअली जो स्ट्रैटेजी होती है वो कुछ ऐसी होती है कि शुरू के कुछ क्वेश्चन 10 to 20 क्वेश्चंस और लास्ट के कुछ 10 to 20 क्वेश्चंस हमेशा टफ बनाए जाते हैं, सो दैट आप वहीं पर थोड़ा बहुत अटक जाओ और बीच में आपको मीडियम या फिर नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं जहां पर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। शुरू में अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आगे बढ़ जाओ, जो बन रहा है, जो याद है, पहले उसको सॉल्व कर लो। तो पहले बहुत इजी क्वेश्चन, सेकंड पे मीडियम लेवल के क्वेश्चन, और जो आपको लगता है यू आर नॉट श्योर ऑफ, पहली चीज अगर आप श्योर बिल्कुल भी नहीं हो क्वेश्चन के लिए तो उस क्वेश्चन को स्किप कर देना ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज दैट मे कॉज नेगेटिव मार्किंग। उस नेगेटिव मार्किंग से बचना है। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम छोड़ दें, फिर आप ट्राई दो, जो आपको आते हैं, जो आपसे बन सकते हैं, उन क्वेश्चन पे ट्राई दो कि क्या इसका आंसर हो सकता है उसे निकालने में। सो यू हैव सेग्रीगेटेड योर टाइम इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट सबसे इजीएस्ट वाला जहां पर आप क्विकली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, दूसरा मीडियम लेवल वाला जहां पर आप अपने मेथड्स लगा के आंसर को एप्ट प्रॉप कर लेंगे, और तीसरा वाला जो होगा वो होगा डिफिकल्ट लेवल। और आंसर को ये मैं बता चुकी हूं, ओएमआर शीट में भरने की जल्दी नहीं करना, बहुत ध्यान से देखकर ओएमआर शीट में आंसर फिल करना है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, उसका आपका आंसर था मान लो ऑप्शन सी, आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन नंबर 4 के सामने ऑप्शन सी लगा देते हो। ये चीज नहीं करनी है। आसपास क्या हो रहा है, किस चीज की आवाज आ रही है, क्या है, वो सब कोई ध्यान नहीं देना, कॉन्सेंट्रेशन से आपको पेपर सॉल्व करना है। दीज 3 आवर्स
are the toughest of all, or maybe the deciding hours of your life, how you are going to lead your life further. सेट योर टाइम का आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है अपना टाइम। इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? जब आप घर पर FLT फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करेंगे या फिर टेस्ट सीरीज के थ्रू फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करेंगे, विच इज नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू प्रैक्टिस। नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट टिप क्या कहती है। सो द सेकेंड टिप सेज डोंट हरी। डोंट हरी का मतलब है जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। अब आप बोलोगे मैम पहले सेक्शन में आपने बताया क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लो, सॉल्व कर लो, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि क्वेश्चन ध्यान से ना पढ़ें या ऑप्शन ध्यान से ना देखें। हर क्वेश्चन को एटलीस्ट आप 1 मिनट के लगभग दे सकते हो, और वो भी कब? जब टफ है क्वेश्चन, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। हालांकि इससे कम में सॉल्व करना है, लेकिन अगर टफ हो तो आप 1 मिनट के लगभग आसपास दे सकते हो, 50 सेकेंड समथिंग और सो। अब नाउ दैट डिपेंड्स। डोंट हरी का मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बहुत बार क्वेश्चन में दिया रहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, विच इज द एक्सेप्शन, फाइंड द ऑड वन आउट। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के लिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के लिए। कमिंग बैक टू असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस, जहां पर स्टूडेंट्स अक्सर परेशान होते हैं। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में पहला स्टेटमेंट पढ़ो, उसे वहीं पर सॉर्ट आउट कर लो, ये सही है या गलत है। दूसरे स्टेटमेंट पे जाने से पहले वहीं पे सॉर्ट आउट कर लो ये सही है या गलत है, और इसका एक्सप्लेनेशन कुछ लगभग इस टाइप का होना चाहिए। फिर आप ऑप्शन बी पढ़ो, क्योंकि जब आप दोनों ऑप्शन पहले से ही पढ़ लेते हो तो आपके दिमाग में खिचड़ी हो जाता है। फिर आपका कंसेप्ट अगर स्ट्रांग नहीं है तो कहीं ना कहीं आप गुम जाते हो, घबरा जाते हो। इसलिए पहले ऑप्शन को पढ़ो, सही है या गलत है फाइंड आउट करो, रीजन उसका फाइंड आउट करो, और फिर सेकेंड ऑप्शन पे जाओ। जब आप सेकेंड ऑप्शन पे जाओगे तो अब उसे सेग्रीगेट करो, वो सही है या गलत, वो सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या नहीं है। इस तरीके से आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन थोड़े कैची क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आप अटक सकते हैं, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। सो डोंट हरी, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। कमिंग बैक टू आपके ऑप्शंस, आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, सारी चीज आपको क्वेश्चन की समझ में आ गई। अब आप अगर ऑप्शंस को रीड कर रहे हो तो ऑप्शंस में आपको ध्यान देना है। जब आप ऑप्शंस को पढ़ोगे, पहला ऑप्शन हो सकता है करेक्ट हो, फटाफट से आंसर मार्क करने की जल्दी नहीं करना। हो सकता है दूसरा ऑप्शन आपको ज्यादा करेक्ट लगे, ज्यादा अप्रोप्रिएट लगे, इसीलिए हमने पहले ऑप्शन को प्रायोरिटी नहीं दी। और हो सकता है जब आप आखिरी में देखो तो नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव टाइप का कुछ दिया हो, या दिया हो ऑप्शन बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर। तो इसीलिए क्वेश्चन जो भी हो उसके ऑप्शंस को पूरी तरह जरूर पढ़ना है और उसके बाद ही अपने आंसर्स मार्क करना है। नो जय माता दी एंड नो हरी व्हाइल पुटिंग अप द आंसर इन योर OMR शीट। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, अच्छे से ऑप्शंस पढ़ना है, फिर अपना सारे ऑप्शंस पढ़ने के बाद अपने कंक्लूजन पे आना है फॉर द रिजल्ट। ऑलराइट, सो दिस इज द सेकंड टिप। द थर्ड टिप सेज दैट यूज हिंट्स गिवन इन द क्वेश्चन। हिंट्स गिवन इन द क्वेश्चन का मतलब है, बहुत बार ये आपको फिजिक्स में ज्यादा हेल्प करेगा। क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछा है, जो भी फॉर्मूला फाइंड आउट करने को पूछा है, कभी कभी क्वेश्चन में ही SI यूनिट ऑफ द आंसर मेंशन होती है। तो अगर वो SI यूनिट से आप मैच कर सकते हो कि कौन सी वाली SI यूनिट मैच नहीं कर रही, उस आंसर को पहले हटा दो। सिमिलरली अगर आप बायोलॉजी की बात करो, मान लो कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिया है जिसके चारों ऑप्शन रिलेटेड हैं एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट से, तो और एक ऑप्शन उसमें से मॉर्फोलॉजी वाला है, तो आपको ये सेग्रीगेट करना है। इट्स समथिंग लाइक फाइंडिंग द ऑड वन आउट। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं किसी क्वेश्चन में, चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शंस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले हैं और एक ऑप्शन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाला है, तो आपको वो सेग्रीगेट करना है। साइंटिस्ट के नाम से मान लो क्वेश्चन दिया है, तो आपको अप्रोप्रिएट साइंटिस्ट क्वेश्चन पढ़ते ही अपना दिमाग लगा के, हाँ ये वाले साइंटिस्ट से रिलेटेड था, कुछ ऐसा था इनके साइंटिस्ट में, तो वो वाला कर लिया। मान लो कोई क्वेश्चन दिया है रिलेटेड टू द ईयर, जैसे मेंडल सर के जो एक्सपेरिमेंट थे वो कितने इयर्स तक चले, इट वेंट ऑफ फॉर द 7 इयर्स। आपको ऐसी चीजें तुरंत कैच कर लेनी है, ये होती हैं क्वेश्चन की हिंट्स और ऑप्शन की हिंट्स। दूसरा, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप सेग्रीगेट कर लेते हैं तीनों चारों में से एक कोई, तो आपको
एक डायरेक्शन मिल जाता है टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसीलिए भी आपको ये चीजें याद रखनी है। सो ऑलवेज यूज द हिंट गिवन इन द क्वेश्चन, हिंट गिवन इन द ऑप्शन। ऑप्शन भी चीख चीख के कह रहा होता है कि भाई इन चारों में से मैं अलग हूं, इन चारों में से हम दो अलग हैं, तो उन दो को सेग्रीगेट कर लो। सो एटलीस्ट यू नीड टू डिसाइड बिटवीन द टू ऑप्शंस नाउ, अदर टू आर गॉन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में और ऑप्शंस में हिंट ढूंढना है। एक चीज। दूसरी चीज, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान लगाकर क्वेश्चन सॉल्व जब हम करते हैं, हमें पता रहता है कभी कभी कुछ क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड आ जाते हैं कि ऊपर इस क्वेश्चन में ये वाली बात पूछी थी, उसी चीज से रिलेटेड, उसी कंसेप्ट से रिलेटेड किसी चौथे पांचवें क्वेश्चन में फिर से कुछ पूछ लिया गया है। आप ऐसे भी हिंट यूज कर सकते हैं। तो हिंट जरूर यूज करना है, लेकिन हिंट आप तभी यूज करोगे जब आपको एक आखिरी फैक्टर पता होगा, जो मैं आखिरी में बताने वाली हूं। अगर आपको वो फैक्टर आपका स्ट्रांग है तो आप हिंट भी यूज कर लोगे, आप क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लोगे, कोई हरी नहीं करोगे, और आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होगा। ये मैं बताऊंगी अपनी आखिरी टिप में। सो अभी के लिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टिप पे। द नेक्स्ट टिप इज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी। आपकी जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है उस पढ़े हुए से रिलेटेड, मतलब मैं अक्सर जब पढ़ाती हूं तो मैं कहती हूं कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप उसमें कुछ हाईलाइट करें, कुछ मार्क करें, तो आपको वैसा का वैसा बुक का पेज याद आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सिचुएशन में किसी टीचर ने कोई जिंगल के थ्रू, कोई निमोनिक्स को यूज करके कोई टॉपिक समझाया होता है, आपको वैसा का वैसा वो याद आ जाता है। कभी आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और वैसा ही मिलता जुलता कंसेप्ट का क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया, तो आपको वो याद आ जाता है। सो द थिंग्स, the surrounding, the things, the context is related। हमारे ब्रेन की ना ये टेंडेंसी होती है कि अगर कुछ रिलेटेड वाली बात हमें याद रहे तो हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट याद आ जाता है। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है तो आपको ऐसी चीजों से रिलेट करना पड़ेगा। बहुत बार हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की लिस्ट अपने सामने वॉल पे लगा लो, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट की लिस्ट अपने सामने वॉल पे लगा लो। बॉटनी में आपको कुछ नए नेम्स मिल रहे हैं, न्यू नेम्स मिल रहे हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के लिए याद नहीं रह रहा कि ट्यूबर पोटैटो था, वो वाली चीजें सामने लगा लो, है ना। तो ऐसी चीजें करने से जब आपके सामने वो चीज रहती हैं, तो जितने ज्यादा आप सेंसेस यूज करते हो, द मोर ऑफ यू सी, द मोर ऑफ यू लिसन, द मोर ऑफ यू स्पीक, द मोर ऑफ यू राइट, यू रिमेंबर थिंग्स। तो आपको ऐसी चीजों से जो भी रिलेटेड है वो याद कर लेना है कि यार मैंने ये कब पढ़ा था, उस दिन टीचर ने क्लास में ऐसा पढ़ाया था। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं बना, ऐसे नहीं कि 15 मिनट तक सोच ही रहे, ओ दैट इज अ बिग लॉस, you know you cannot do this, you can't afford to do this। तो आपको क्या करना है, क्विकली एक याद कर लेना है, यार मैंने ये तब पढ़ा था और वहां पे मैंने ऐसा किया था, अब इसका आंसर ये होगा। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू solve the question। you are going to use the tricks, the context behind the concept जो आपने उस टाइम पढ़ा होगा। so that is how this will help you। next है और last है the practice। The only thing that can help you at this point of time, अब से जो भी टाइम है उसमें आपको कोशिश करनी चाहिए दिन भर में या 2 दिन में एक फुल लेंथ टेस्ट देने की, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, उतने ज्यादा कंसेप्ट याद रहेंगे, उतना ज्यादा टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा, उतनी ज्यादा आपकी एक कहना चाहिए कि ब्रेन बिल्डअप हो जाएगा कि यार क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ना है, ऑप्शन में ऐसे ट्रिक हो सकती है, ऑप्शन में इस तरीके से बदलाव हो सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज आने वाली है अल्टीमेटली प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कहीं ना कहीं 100 on 100 वाला परफेक्ट अगर नहीं भी हो तो 100 में से 99 वाला परफेक्ट, 95 वाला, 98 वाला परफेक्ट हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन जो है वो एक चीज आपको आपके दिमाग में डाल रहा है। सो बिल्ड अप द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन। नाउ दिस इज द टाइम वेयर यू शुड बी सॉल्विंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं भी तो कोशिश करो कि आप फुल लेंथ टेस्ट जरूर दो, या तो टेस्ट सीरीज के थ्रू या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा सॉल्व कर लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक वो चीज नहीं करी है तो यहां पर मैं बताना चाहूंगी, लास्ट पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको जहां पर भी मिलते हैं उन सबको ग्रैब कर लो, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, चाहे वो बायोलॉजी में हो, बॉटनी नीट किस बॉटनी के या फिर जूलॉजी के, किसी भी चीज के हो, जस्ट ग्रैब दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहां से भी मिल जाए, जितने भी मिल जाए। बहुत ज्यादा कंसेप्ट के पीछे अभी नहीं भागना है, जितना याद है उतना ठीक है, और बहुत नया कुछ पढ़ने की कोशिश मत करना, प्रैक्टिस जरूर करना है। एवरीथिंग विल वर्क विद द प्रैक्टिस। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको 11th का और 12th का
बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाएगा प्रैक्टिस से। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको 11th का रिकॉल करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, तो कोशिश करो आप 11th के हाई वेटेज टॉपिक्स के ज्यादा से ज्यादा या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो, जहां से भी मिल जाए। क्वेश्चंस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, डेली नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने इंक्रीज करना है, मॉर्निंग में, इवनिंग में। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप सिर्फ देखकर ही सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आपको पेन पेपर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं स्पेसिफिकली फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में जहां पर आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर आप ऐसा टाइम अपना सेग्रीगेट करें कि आप जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, जहां पर आप बोर ना हो। कोशिश करें कि खाना खाने के बाद दिन में या फिर रात में ज्यादा पढ़ाई ना करें, उससे पहले के आवर्स में ही पढ़ाई करें, बहुत ज्यादा टाइम सोने को भी ना दें। बस अपना एम है अगर सिलेक्शन, तो प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू आउट। सारे ट्रिक्स, सारे टिप्स, हर एक मंत्र तभी वर्क करेगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी फॉर सॉल्विंग दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये थी वो टिप्स जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। अगर आपने इन्हें फॉलो किया प्रॉपरली तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी एग्जाम में। ज्यादा से ज्यादा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ आप आज के इस सेशन को जरूर शेयर करना। दिस कैन बी द चेंजिंग सेशन फॉर यू ऑल। तो ये वाला जो सेशन है ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप ड्रॉपर हो। मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा, सबको पता होना चाहिए कि कैसे हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूं कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैं मिलूंगी फिर से, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अगर कुछ होगा, कुछ टिप्स होंगी तो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगी उन्हें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।